जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो मॉर्निंग हेडलाइंस में जानेंगे देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें। तो आज 12 सितंबर 2021 रविवार की खबरों में समाचार निकल कर आ रहे हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर CM विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है। आज बीजेपी विधायक दल की मीटिंग है, जानेंगे कौन होगा अगला गुजरात का चीफ मिनिस्टर। और इसी के साथ खबर आ रही है 9/11 की बरसी पर ही तालिबान ने बनाई अपनी सरकार। अफगानिस्तान में 9/11 की बरसी पर ही तालिबान ने अपना सफेद झंडा फहराया है और अपनी सरकार का ऐलान किया है। इसी के साथ खबर आ रही है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। साथ ही जानेंगे दिल्ली में भारी बारिश से जल भराव हो गया है। इसी के साथ खबर आ रही है फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर से काफी मौतें हो रही है। तो ये भी खबर आ रही है कि अमित शाह आज अहमदाबाद जाएंगे, विधायक दल की मीटिंग को संबोधित करेंगे और फैसला लेंगे कि कौन गुजरात का अगला CM होगा। तो सारी की सारी महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। इसी के साथ चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। तो दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 12 सितंबर 2021 और दिन हो चुका है रविवार। तो सबसे बड़ी पहली खबर में जानेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दिया इस्तीफा। तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद गांधीनगर में रूपाणी ने कहा कि मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर देने के लिए मैं भाजपा का धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने कार्यकाल के दौरान मुझे PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य के विकास में जोड़ने का अवसर मिला। अहमदाबाद में विश्व पाटीदार समाज के सरदार धाम के उद्घाटन के चंद घंटों बाद रूपाणी के इस्तीफे को गुजरात में पाटीदार समाज के पटेल पावर के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष शनिवार को अचानक गांधीनगर पहुंचे। यहां उनकी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के साथ व प्रदेश प्रभारी रत्नाकर के साथ बैठक हुई। इसके बाद रूपाणी इस्तीफा देने के लिए पहुंचे थे। देखते अगली खबर। तो अगली खबर में है गुजरात का न्यू CM कौन होगा, गुजरात का अगला CM कौन बनेगा। आज बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। तो गुजरात के अगले मुख्यमंत्री के लिए बड़े 4 चेहरों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला नाम है मनसुख मांडविया का, दूसरा नाम है नितिन पटेल, तीसरा नाम है पुरुषोत्तम रूपाला और चौथा नाम है CR पाटिल का। तो जानते हैं खबर में क्या है। तो गुजरात में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विजय रूपाणी के अचानक CM पद से इस्तीफा देने के बाद राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद रविवार को आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में विधायक दल के नेता को चुना जाएगा। इसी के साथ ही रविवार को गुजरात का नया CM भी गुजरात को मिल जाएगा। रविवार को होने वाली बैठक के लिए गुजरात बीजेपी ने सभी विधायकों को देर रात राजधानी गांधीनगर पहुंचने का निर्देश जारी किया था। वहीं अमित शाह भी आज अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। गुजरात बीजेपी मुख्यालय में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। रविवार को अहमदाबाद में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। साथ ही गुजरात में 2 डिप्टी CM बनाए जाने के फॉर्मूले पर भी विचार होगा। आपको बताते चले कि गुजरात के CM पद की रेस में दावेदार कौन कौन है। बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अब किसे गुजरात का मुख्यमंत्री बनाती है। अटकलें कई नामों पर है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। गुजरात के डिप्टी CM नितिन पटेल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोवर्धन सड़फिया, गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल, बीजेपी विधायक RC फाल्दू और लक्षद्वीप दमन के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का नाम भी चर्चा में है। बता दें कि मनसुख मांडविया गुजरात से बीजेपी के राज्यसभा सांसद है। 49 साल के मनसुख मांडविया करीब 2 दशक से राजनीति में सक्रिय है। आपको बताते चले कि नितिन पटेल का नाम सबसे आगे है और बापूनगर के गोवर्धन झड़फिया का भी नाम सामने आ रहा है। तो सूत्रों के मुताबिक नितिन पटेल का नाम आगे चल रहा है। नितिन पटेल 5 अगस्त 2016 को गुजरात के डिप्टी CM बनाए गए थे। आपको बता दें कि नितिन पटेल को गुजरात सरकार में साल 2001 में वित्त मंत्री बनाया गया था। नितिन पटेल 6 बार के विधायक है और 3 दशक का उनका राजनीतिक करियर है। 1990 में पहली बार गुजरात विधानसभा से वो विधायक बने थे। नितिन पटेल उत्तरी गुजरात के रहने वाले हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में विजय रूपाणी के इस्तीफे की खबर है। पूरी
सियासत को, गुजरात की सियासत ने हिला कर रखा है। बड़ी हलचल मची हुई है गुजरात की सियासत में, तो वहीं से खबर आ रही है विजय रूपाणी के इस्तीफे पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन। जानिए हार्दिक पटेल ने क्या कहा। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का पहला रिएक्शन सामने आया है। हार्दिक पटेल ने कुछ कहा है। कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यकारी हार्दिक पटेल ने भाजपा पर निशाना साधा और दावा किया कि उसने भले ही मुख्यमंत्री बदला हो, लेकिन गुजरात की जनता ने सरकार बदलने का मन बना लिया है। पटेल ने एक वीडियो में माध्यम के जरिए बयान में कहा कि आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस्तीफा दिया है। तो हार्दिक पटेल ने कहा है कि भाजपा ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदला है, लेकिन गुजरात की 6.5 करोड़ जनता ने सरकार बदलने का मन बनाया है। कांग्रेस के नेता ने दावा किया कि पिछले कई वर्षों से चली आ रही भाजपा की गलत नीतियों के कारण लोग दुखी है, लाखों नौजवान बेरोजगार हुए हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल है, गांव और किसान परेशान हैं। ऐसे समय जनता सिर्फ मुख्यमंत्री ही बदलना नहीं बल्कि सरकार भी बदलना चाहती है। तो कांग्रेस में जा चुके अभी हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा रह चुके हैं। थोड़े सालों पहले ही अब राजनीति में सक्रिय हुए हैं और सबसे पहला उनका प्रहार आया है विजय रूपाणी के इस्तीफे के दौरान। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है शाह का सीक्रेट यात्रा। शाह की गृहमंत्री अमित शाह 2 दिन पहले 12 घंटे के लिए आए थे अहमदाबाद, तभी लिख दी गई थी रूपाणी के इस्तीफे की पाटकथा। जहां दोस्तों सियासत के अंदरूनी गलियारों से खबर आ रही है कि विजय रूपाणी का इस्तीफा किसी बड़ी प्लानिंग के चलते दिया जा रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार की रात करीब 8 बजे अचानक अहमदाबाद पहुंचे। हालांकि वे एयरपोर्ट से सीधे अपनी बहन के घर चले गए थे और इसके बाद ही सुबह दिल्ली रवाना हो गए थे। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने राज्य के गृह मंत्री प्रदीप जाडेजा, मेयर किरीट परमार और स्थायी समिति के अध्यक्ष हितेश बारोट पहुंचे थे। गुजरात में अचानक हुए राजनीतिक परिवर्तन को अमित शाह की इस यात्रा से भी जोड़कर देखा जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि भले ही अमित शाह गुजरात में 12 घंटे ही रुके थे, लेकिन इन 12 घंटों के दौरान घटनाक्रम की पाटकथा तैयार कर गए थे, क्योंकि अमित शाह ने 12 घंटे के दौरान भाजपा के कई नेताओं से मुलाकात तो कईयों से फोन पर बात भी करी थी। तो ये माना जा रहा है कि उसी 12 घंटे के दौरान विजय रूपाणी के इस्तीफे की प्लानिंग भी कर दी गई थी। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में जानेंगे यूपी के साथ गुजरात में भी है चुनाव। बीजेपी के तय समय से 10 महीने पहले चुनाव कराने की तैयारी में है। निकाय चुनाव में जीत और आम आदमी पार्टी की बढ़ती पैठ इसकी वजह है। तो यूपी के साथ गुजरात में भी क्या चुनाव हो सकते हैं, अभी देखेंगे खबर में। तो जल्दी चुनाव यानी बीजेपी को फायदा। राज्य में कांग्रेस कमजोर है, संगठन एक्टिव नहीं है, पार्टी में अंदरूनी लड़ाई अभी भी जारी है। वहीं बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि यदि आम आदमी पार्टी को समय दिया गया तो बड़े नेताओं को अपने पाले में कर सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने पैर गुजरात में काफी अच्छे से पसार रही है। काफी लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। इसी से रिलेटेड ये खबर है कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वजह तो सामने आई नहीं है। लेकिन इसके कई कयास लगाए जा रहे हैं। गुजरात सरकार का कार्यकाल नवंबर 2022 में खत्म होना है, लेकिन चर्चा है कि बीजेपी दिसंबर की बजाय 10 महीने पहले फरवरी में ही चुनाव करा सकती है। उसी वक्त उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। पार्टी यूपी और गुजरात में एक साथ चुनाव करने की तैयारी में है। बीजेपी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी को मिली बम्पर जीत के बाद अगले विधानसभा चुनाव में जनता का मिजाज जानने के लिए निजी सर्वेक्षण करवाया था। इसमें मौजूदा राजनीतिक हालात में जल्द चुनाव कराने की बात सामने आई थी। तो बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर भी है गुजरात से। विजय रूपाणी के इस्तीफे पर बोली कांग्रेस और आप, कहा कि बलि का बकरा बनाया। तो आज सारी की सारी मोस्टली खबरें गुजरात की राजनीति से ही आ रही है। पूरे भारत में गुजरात की राजनीति ने काफी हलचल मचा रखी है। तो देखते हैं खबर क्या है। तो गुजरात में विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने शनिवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले विजय रूपाणी ने भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों की कीमत चुकाई है।
कांग्रेस ने कहा कि भाजपा केवल अपना मुख्यमंत्री बदलकर रिमोट नियंत्रित सरकार की विफलता को छिपा नहीं सकती। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि भाजपा ने राज्य सरकार के कुशासन और आपराधिक लापरवाही को छिपाने के लिए विजय रूपाणी का इस्तीफा ले लिया है। सरकार की नाकामी के कारण कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान 3 लाख लोगों की मौत हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और महंगी शिक्षा के बावजूद युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए भाजपा के पास नेतृत्व बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा कि सरकार का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में और प्रदेश भाजपा प्रमुख सी.आर. पाटिल के हाथों में रहता है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों रिमोट कंट्रोल ऑपरेटर नाकाम रहे हैं। बढ़ते अगले समाचार की ओर, तो अगले समाचार में है 17 सितंबर को काला दिवस मनाएगा अकाली दल, किसानों के साथ संसद तक निकालेगा मार्च। शिरोमणि अकाली दल एसएडी ने केंद्र सरकार द्वारा लाए नए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 17 सितंबर को काला दिवस मनाने की घोषणा की है। नए कृषि कानूनों के 1 साल पूरा होने के मौके पर अकाली दल ने 17 सितंबर को काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में किसानों के साथ 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर संसद तक विरोध मार्च भी निकालेंगे। देखते क्या है अगले समाचार में। अगले समाचार में है फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार से अब तक 58 लोगों की मौत, अस्पताल में 100 नए मरीज भर्ती। फिरोजाबाद से खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में संदिग्ध बुखार से एक और व्यक्ति की मौत होने से अब तक वायरल बुखार और डेंगू के प्रकोप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 58 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी कि अस्पतालों में नए मरीजों के आने का सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ कार्यालय द्वारा शनिवार को जारी बुलेटिन के अनुसार जिले में संदिग्ध बुखार से पीड़ित एक और व्यक्ति की मौत की सूचना मिली है। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि व्यक्ति की मौत डेंगू से हुई है या वायरल बुखार से। इससे मिलाकर जिले में मृतकों की संख्या बढ़कर 58 हो गई है। बढ़ते अगली न्यूज अपडेट की तरफ। तो अगली न्यूज अपडेट में है महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में कितने कोरोना केस मिले, जानिए तीनों राज्यों का हाल। जी हाँ दोस्तों, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में कोरोना अब बढ़ता जा रहा है। कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है, उसी को रिलेटेड ये खबर आ रही है। तो कोरोना वायरस संक्रमण के महाराष्ट्र में 3075, कर्नाटक में 809 और तेलंगाना में 296 मामले सामने आने के बाद राज्यों की ओर से जारी बुलेटिन अधिकारियों से यह जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र में शनिवार को कोविड-19 के 3075 नए मामले सामने आए और 35 मरीजों की मौत हो गई। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने यह जानकारी दी। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 64,94,254 हो गई, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 1,38,096 हो गई। अब जानते हैं कर्नाटक का हाल। तो कर्नाटक में शनिवार को संक्रमण के 809 मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 29.60 लाख हो गई है। वहीं 15 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 37,487 हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में बताया गया कि दिन में 1,142 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने के बाद कुल स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 29,06,746 हो गई। अब राज्य में 16,672 मरीजों का उपचार चल रहा है। वही बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में शनिवार को कोविड-19 के 296 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,61,302 हो गई। वहीं एक और व्यक्ति की मौत के बाद मृतक की संख्या बढ़कर 3,893 हो गई है। शनिवार शाम 5:30 तक के आंकड़े जारी करते हुए बुलेटिन में बताया गया कि संक्रमण के सबसे ज्यादा 74 मामले ग्रेटर हैदराबाद में सामने आए हैं। राज्य में अब तक 5,324 मरीजों का उपचार चल रहा है। देखते अगले समाचार। तो अगले समाचार में है लव और नारकोटिक जिहाद को लेकर केरल में सियासी जंग जारी, बिशप के बयान पर सफाई। तो पाला के बिशप जोसेफ कल्लारागंट की विवादित और लव नारकोटिक जिहाद टिप्पणी पर केरल में सियासी जंग जारी है, जहां एक और बीजेपी ने
सीपीएम और कांग्रेस पर जिहादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर सीपीएम और कांग्रेस ने राज्य में ईसाई मुस्लिम सद्भावना को नष्ट करने की कथित संघ परिवार के एजेंडे को लेकर चेतावनी दी है। इसी बीच टिप्पणी पर बढ़ते विवाद को देखते हुए पाला ईसाई धर्म प्रदेश डायसिस ने सफाई दी और कहा कि बिशप की मंशा अपनी टिप्पणी से किसी की भावना को आहत करने की नहीं थी और यह किसी समुदाय के खिलाफ भी नहीं थी। तो इस खबर में जानेंगे, अमेरिका में 9/11 हमले की बरसी के दिन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर फहरता दिखा तालिबान का झंडा। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों की 20वीं बरसी के दिन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर तालिबान का झंडा फहराता दिखाई दिया है। काबुल में राष्ट्रपति भवन पर शुक्रवार को तालिबान का झंडा लगाया था, जो शनिवार को भी फहरा रहा था। इसके अलावा अमेरिकी दूतावास की इमारत की दीवार पर भी तालिबान का झंडा दिखा। तालिबान ने दूतावास की दीवार पर अपना सफेद झंडा पेंट किया हुआ है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे और अमेरिकी सैनिकों की वापसी के कुछ दिनों के बाद 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों की बरसी मनाई जा रही है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में आतंकी हमला हुआ था, तो 9/11 हमले की बरसी मना रहा है अमेरिका और उसी दिन तालिबान ने अपनी सत्ता स्थापित की है। बढ़ते अगली खबर की ओर, डेनमार्क ने लगभग सभी कोविड प्रतिबंध हटाए। या दोस्तों, डेनमार्क से खबर आ रही है, डेनमार्क ने सारे के सारे कोरोना के प्रतिबंध हटा दिए हैं। तो डेनमार्क ने कोविड-19 को सामाजिक रूप से गंभीर से आमतौर पर खतरनाक बीमारी के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है। फेस मास्क के अनिवार्य उपयोग और कोरोना पास को लागू करने सहित लगभग सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मैग्नस हिनिके ने शुक्रवार को डेनिश ब्रॉडकास्टर TV2 को बताया कि रोजमर्रा की जिंदगी काफी हद तक सामान्य हो गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई खतरा नहीं है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार हालांकि उन्होंने कहा कि आबादी के बीच उच्च टीकाकरण के दर के साथ हम एक अच्छी जगह पर है। तो डेनमार्क से ये खबर आई है, बहुत ही खूबसूरत खबर है कि डेनमार्क में अब सभी कोविड प्रतिबंध हट गए हैं और कोरोना ना के बराबर हो गया है। फिर भी वहाँ एहतियात के तौर पर चीजें चालू है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में है, रायबरेली में राजनीतिक विरासत सहेजने की फिक्र में आ रही है प्रियंका, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देंगी धार। चुनाव करीब आते ही कांग्रेस में अपनी राजनीतिक विरासत सहेजने की फिक्र दिख रही है। यही कारण है कि करीब साल भर बाद पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर आ रही है। इस दौरान वे मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेगी, बल्कि विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारों की नब्ज टटोलने व तैयारियों की भी जानकारी लेगी। तो कांग्रेस की तरफ से ये खबर आ रही है, रायबरेली प्रियंका गांधी पहुंच चुकी है अपनी राजनीतिक विरासत को सहेजने के लिए। बढ़ते अगले समाचार की ओर, तो अगले समाचार में है, अक्टूबर में आएगी नीडल फ्री कोरोना वैक्सीन। ZyCoV-D12 से 18 साल तक के किशोरों को दी जाएगी खुराक, मतलब 12 से 18 साल के किशोरों को इस खुराक दी जाएगी। अक्टूबर में नीडल फ्री कोरोना की वैक्सीन जायडस कैडिला ला रहा है। तो जायडस कैडिला की नीडल फ्री कोरोना वैक्सीन इस साल के अक्टूबर की शुरुआत तक आ जाएगी। शनिवार को सूत्रों की ओर से ANI को यह जानकारी दी गई कि भारत के ड्रग रेगुलेटर से 20 अगस्त को ही जायडस कैडिला की इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई थी। ZyCoV-D दुनिया की पहली प्लाज्मिड DNA कोरोना वैक्सीन है। इस वैक्सीन की 3 खुराकें लेनी होगी। पहली खुराक के 28वें दिन, दूसरी और फिर 56 दिन बाद तीसरी खुराक लेनी होगी। 12 वर्ष के किशोर से 18 वर्ष के युवाओं के लिए इस कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। जायडस कैडिला की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 3 डोज वाली यह वैक्सीन जब मानव शरीर में जाती है तब वहां SARS-CoV-2 वायरस का स्पाइक प्रोटीन बनाती है। इससे एक इम्यून रिस्पॉन्स विकसित होता है जो इस बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाती है। तो जानते हैं अगली खबर, अगली और आखिरी बुलेटिन की खबर में है, फार्मर प्रोटेस्ट किसान आंदोलन से खबर है। खुद की गलतियों से फंसे राकेश टिकैत और प्रदर्शनकारी अब दूसरों पर मढ़ रहे दोष। यह दोस्तों आंदोलन स्थल पर पानी भरने के रिलेटेड ये खबर है। तो कृषि कानून
विरोधियों ने यूपी गेट पर खुद ही जल निकासी की व्यवस्था बिगाड़ दी है। इसी की वजह से शनिवार को यहां घुटनों तक जल भराव हो गया था। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पानी में बैठकर विरोध जताया। नाले की सफाई नहीं होने का आरोप लगाकर दूसरों पर दोष मढ़ा, जबकि हकीकत में इसके दोषी प्रदर्शनकारी खुद है। ये खबर निकल कर आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने ही पाइप बंद रखी है। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में यूपी गेट पर 28 नवंबर से धरना चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यहां टेंट लगाकर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे संपर्क मार्ग और फ्लाईओवर के बीच कब्जा किया है। टेंटों के नीचे ईंट सीमेंट से चिनाई कर दी गई है। जगह जगह टॉयलेट लगाकर उसे हाईवे की जल निकासी की लाइन से जोड़ दिया गया है। इसी की वजह से हाईवे की जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। तो अब जानेंगे भारत के मौसम का पूर्वानुमान कैसा रहेगा। भारत का अगले 24 घंटों का मौसम। तो अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। स्काईमेट वेदर के अनुसार पश्चिम बंगाल के हिस्सों, कोंकण और गोवा और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में 2 स्थानों पर हल्की बारिश के साथ 1 स्थानों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, बिहार और पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश संभव है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें यहीं समाप्त होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की बड़ी खबरें आपके मोबाइल पर मिल जाए। मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।